नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे यूपी प्रधानी चुनाव प्रत्याशी के लिए कितना पैसा खर्च करना होता है, यानी कि कहां कहां पैसा प्रत्याशी को खर्च करना होता है। चुनाव आयोग द्वारा कौन कौन से खर्चे की अनुमति दी जाती, कहां कहां पैसा किसमें खर्च करने की अनुमति दी जाती है। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि आपको कितना पैसा कहां कहां खर्च करना होगा और कितना लगभग पैसा खर्च हो जाएगा, और चुनाव आयोग द्वारा कितना पैसा खर्च करने की अनुमति दी जाती है, कहां कहां पैसा खर्च करने की अनुमति दी जाती है। तो प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए बहुत ही अहम वीडियो लेकर आए हैं आज। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको सही सटीक जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको बराबर मिलती रहती है। तो दोस्तों, देरी न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपको बता दें, चुनाव आयोग द्वारा जो व्यय का विवरण दिया जाता है, उस फार्म को हमने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ पर उस फार्म के जरिए आपको एक एक चीज़ समझाने वाले हैं, किस प्रकार से आपको कहाँ कहाँ पैसा कैसे खर्च करना होता है प्रधानी चुनाव के अंतर्गत। तो यहाँ पर दोस्तों, स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये जो आप स्क्रीन पर फार्म देख रहे हैं, ये चुनाव आयोग द्वारा मान्यता दी जाती है प्रत्याशी के लिए कि कहाँ कहाँ पैसा कितना खर्च करना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे, फार्म में सबसे ऊपर लिखा हुआ है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा किए गए व्यय का विवरण। तो यहाँ पर व्यय का विवरण टोटल यहाँ पर दिया जाता है, किन किन लोगों को दिया जाता है, ये किन किन लोगों के लिए, उम्मीदवार का नाम जैसे प्रधान ग्राम पंचायत के लिए है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो बताया जा रहा है, सदस्य क्षेत्र पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, ज्येष्ठ उप प्रमुख के लिए है ये खर्चा, यानी कनिष्ठ उप प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए। उसके बाद सदस्य जिला पंचायत के लिए बताया गया, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, यानी कि परिणाम घोषित किए जाने की तिथि तक आपका कितना खर्चा होता है पंचायत चुनाव में, ये आपको जरूर देखना चाहिए अंत तक वीडियो। यहाँ पर एक एक चीज़ A to Z आपको समझाने वाले हैं, कौन कौन सी जगह आपको पैसा खर्च करना होता है। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है नाम निर्देशन पत्र का मूल्य। तो सबसे पहले आपको नामांकन पत्र लेना होता। अगर आप OBC SC कास्ट से आते हैं तो आपको 150 रुपये का नामांकन पत्र लेना होगा। अगर आप जनरल यानी कि सामान्य कास्ट से आते हैं तो आपको वही नामांकन पत्र 300 रुपये का पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया जमानत की धनराशि आपको जमा करनी अवश्य होती है। उसके बाद मतदाता सूची आपको खरीदना पड़ेगी, नई मतदाता सूची जो चुनाव आयोग द्वारा नई मतदाता सूची बनाई जाती उसे खरीदना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर चुनाव घोषणा पत्र अगर आप छपवाना चाहते हो तो आपको चुनाव घोषणा पत्र भी छपवाना पड़ेगा। पोस्टर छपाने का व्यय यानी कि पोस्टर छपवाने का आपको यहाँ पर खर्चा देना होगा। उसके बाद हैंड बिल छपवाने का खर्चा, उसके बाद पोस्टर चिपकाने का खर्चा, उसके बाद चुनाव कार्यालय का किराया, उसके बाद हैंड बिल वितरित करने का खर्चा। तो ये सभी आम खर्चे हैं जो आपको प्रत्याशी यानी कि बनने के बाद करने पड़ते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर और सारे खर्चे बताए गए हैं। इनमें से कई खर्चे ऐसे होते हैं जिनसे आप बच सकते हो। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे देखेंगे, यहाँ पर दीवारों पर अगर कोई आप अपनी प्रत्याशी अपना प्रचार देना चाहता है, दीवारों पर लिखवाने का खर्चा, इसके लिए यानी कि चुनाव आयोग द्वारा मान्यता दी जाती है। जो यहाँ पर लिस्ट दिखाई जा रही है, इस लिस्ट में चुनाव आयोग द्वारा यहाँ पर मान्यता दी जाती है कि इन चीज़ों में आप पैसा खर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर दीवारों पर लिखवाने का, विज्ञापन छपवाने का व्यय यानी विज्ञापन भी आप छपवा सकते हो, चुनाव प्रचार सभाओं पर होने वाला खर्च। उसके बाद नीचे आएंगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों किराए पर लिया गया खर्चा, यानी कि आप जैसे कोई साउंड बॉक्स का प्रयोग करते हो उसका खर्चा भी इसमें शामिल है। फोटोग्राफी एंड वीडियो आदि बनवाने का खर्चा। यदि चुनाव प्रचार हेतु विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बुलाने का खर्चा। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बुलाने का खर्चा या उनके भ्रमण पर हुआ खर्चा, यानी कि उनके भ्रमण पर जो भी खर्चा हुआ वो भी इसमें शामिल किया जाता है। स्वागत द्वार जैसे कि झंडे, बैनर इत्यादि बनवाने पर हुआ खर्चा, झंडे बैनर वगैरह जो भी बनवाएंगे वो भी खर्चा चुनाव आयोग द्वारा
अपनी लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो मतलब ये जो सूची हम आपको दिखा रहे हैं, ये सूची यानी कि चुनाव आयोग द्वारा इसको मान्यता दी गई है। इन चीज़ों में आप पैसा खर्च कर सकते हो। जितने भी प्रत्याशी, चाहे वो जिला पंचायत, चाहे बीडीसी या प्रधानी प्रत्याशी हो, उनको इन लिस्ट में जो भी लिस्ट बताई गई है चुनाव आयोग द्वारा, इनमें से वो कहीं भी पैसा खर्च कर सकते हैं, यानी कि ये काम के लिए चुनाव आयोग द्वारा मान्यता दी जाती है। इसके अलावा उम्मीदवार उसके चुनाव एजेंट, पोलिंग एजेंट तथा काउंसिंग एजेंट द्वारा वाहन तथा POL पर किया गया खर्च, यानी कि पोलिंग बूथ पर जो भी खर्च होगा, जो एजेंट को यानी कि पोलिंग बूथ एजेंट या एजेंट वगैरह को जो भी खर्चा आएगा वो भी आप इसमें खर्च कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर बताया गया है नंबर 3 पे, दोस्तों ध्यान से देखिएगा। उम्मीदवार इलेक्शन एजेंट और पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट व अन्य कार्यकर्ताओं इत्यादि के जलपान पर किया गया खर्च, यानी कि जो पोलिंग एजेंट हैं, काउंटिंग एजेंट या इलेक्शन एजेंट, इनके जलपान पर किया गया खर्च भी यहाँ पर शामिल किया गया। चुनाव हेतु लिए गए सार्वजनिक वाहन का किराया तथा ईंधन का खर्च भी यहाँ पर शामिल किया गया। अन्य विविध व्यय भी यहाँ पर यानी कि शामिल किए गए हैं। अगर आप प्रधानी चुनाव या पंचायत चुनाव या जिला पंचायत चुनाव इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो ये सब खर्चे अनिवार्य आपको करने होंगे, चाहे वो झंडे, बैनर, पोलिंग एजेंट, बूथ एजेंट या इत्यादि किराए पर जो भी साउंड बॉक्स या सभा, रैली, जुलूस जो भी जलपान कराएंगे, उसका टोटल खर्चा इसमें चुनाव आयोग द्वारा गाइडलाइंस में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये आम खर्चे आपको चुनाव के दौरान खर्च करने होते हैं। तो दोस्तों यही थी जानकारी। दोस्तों जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।